Okay, very good morning to all of you and welcome back. कमेंट डालोगे रटे रटा हो गया गाली डालने के ही होता है चलो so like we are on air again and with a small message that tomorrow I think there is a CPT syllabus तो मैंने पहले ही बता दिया till current electricity magnetism नहीं ठीक है ना like magnetism is not there in CPT वो अलग बात है कि magnetism तो काफी खत्म होने के उस पे है but फिर भी उसको तो नहीं रखा गया that's number one. Number two is that it's also important to take sometimes mid path evaluation. Mid path evaluation का मतलब होता है कि अभी हम लोग थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस साल का और जिस तरीके से जा रहा है I don't see, तो you never know what is there in future, but I don't see कि इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम अभी आएंगे कि अभी चीजें धीरे धीरे कंट्रोल की तरफ जा रहा है तो कि तुम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो भी इम्पैक्टेड हो जाएंगे तो लाइक आई सी नेक्स्ट ईयर होपफुली बोर्ड एग्जाम्स विल बी ऑन टाइम and therefore the other exams like the competitive exams and all will also be hopefully in time. That's what I see. Baki, as I said, you never know कि things take a bad turn or a good turn, but hopefully that is how it would shape up. This is what I see. ठीक है ना? ऐसे केस में you should not estimate time according to delay of exams. So you should estimate time according to as if the exams are going to be held on time. ठीक है ना? तो अगर ऐसे मैं सोच के चलूं तो in that case on time अगर मान लो एग्जाम होता है तो that would mean कि you should be well prepared before that. Now what do you mean by well prepared? है ना? तो well prepared means obviously 11th and 12th both have been preparation. तो मैंने जो लास्ट ईयर बताया था that still stands and that is 100 questions per week. तो I think इस साल का तो अभी काफी टाइम हो गया है तो let's again restart that process. Now I have a small request here, suggestion कह लो, request कह लो, जो भी कह लो, is that let's again start the process. इस weekend से let's again start that process of per week. जैसे है ना बनाते थे ना, याद है ना चार्ट, you get date, your week, है ना, और मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, क्वेश्चंस डन इन दैट पर्टिकुलर वीक, उसके एसेस. तो मे बी लेट्स से दिस इज जैसे ये वाला वीक ले लो, है ना, कोई सा भी डेट मान लो, किसी वीक में 10 to 16 हो गया सपोज. तो अगर 10 to 16 है जून, है ना, तो लाइक /6, तो तुमने इस हफ्ते में मैथ्स के कितने क्वेश्चंस किए? तो टारगेट इज 100, सॉरी 200, 100 and 100, ये मिनिमम होना चाहिए. या मैथ्स में 200 ना भी हो तो कम से कम 150, 160 तो मिनिमम होना चाहिए. ये मिनिमम की बात है, ध्यान रखना. तो लाइक 200 शुड बी द टारगेट फॉर मैथ्स, 100 फॉर फिजिक्स एंड 100 फॉर केमिस्ट्री. इसको फिलअप करके इफ यू स्टार्ट सेंडिंग तो देखना ऑटोमेटिक एक अपने अंदर से एक मोटिवेशन बनता है. अरे इस वीक तो कम हो गया, नहीं मुझे पिकअप करना है, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट. तो ये देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आ जाएंगे. So therefore I would suggest you very strongly to restart that. That's point number one. Point number two is that this is a stage where you will see that you have started forgetting 11th. और ये बहुत natural है, बहुत ही natural है. That this is a stage you will start thinking कि यार 11th का थोड़ा सा भूलने सा, मतलब भूलने लगा हूँ, like जैसे I am starting to forget it. तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि start 11th revision at the earliest, means start 11th revision right now. देखो 11th का रिवीजन करना कोई बहुत ज्यादा टफ जॉब नहीं है. What you can do possibly is that just read the theory a little bit, जो भी नोट्स वगैरह थ्योरी वगैरह है, मे बी इन आवर और 2, ज्यादा तो लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना. तो थ्योरी में 1-2 घंटा, तो रिवीजन बेसिकली रिवीजन में 1 घंटा, 1 से 2 घंटा मैक्सिमम, है ना. और उसके बाद प्रैक्टिस से प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना. तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, I think that would be the best way. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करोगे? मैं इसमें मेरा एक सजेशन है, is that start with HCV. HCV में मेरे ख्याल से जब अटेम्प्ट किए होंगे तो 2, 4, 5, 10 डाउट्स आए होंगे एक एक चैप्टर के. तो पहले वो क्वेश्चंस
सॉल्व कर लो एंड देन गो ऑन टू एनी अदर बुक जो तुमने फॉलो किए थे, डीसी पांडे कुछ लोगों ने फॉलो किए थे, कुछ लोगों ने बीएम शर्मा फॉलो किए थे, सब लोगों ने अलग अलग फॉलो किए थे, मुझे याद है, तो उसको भी रिवाइज कर लो। इसमें आई एम श्योर ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स या जो भी उस समय अटके थे, तो उसके बाद ये वाले कर लो, तो डीसी पांडे और बीएम शर्मा व्हाटएवर, और उसके बाद कर लो आर्काइव। आर्काइव मतलब हो गया पिछले 45 इयर्स आईआईटी के क्वेश्चंस, ठीक है, पिछले 45 इयर्स के आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दैट वुड बी गुड इनफ रिवीजन फॉर 11। पर हाँ इसको थोड़ा टाइम्ड तरीके से करो। अब टाइम तरीके से कैसे करेंगे, तो देखो 15 चैप्टर्स आर देयर फॉर 11। एक्चुअली अगर मैं वो यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर हटा दूं तो अराउंड 14 चैप्टर्स आर देयर फॉर 11। अभी जून एंड या जून मिड कह लो या जून एंड कह लो, एंड ही समझ लो, वैसे एंड नहीं समझना चाहिए, मिड ही समझना चाहिए। तो एक हफ्ता जून का मान लो, ठीक है, और 14 का मतलब 3 मंथ, यानी अगले 3 मंथ, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, चलो अक्टूबर लगा, ठीक है ना, तो अक्टूबर एंड का एक टारगेट बना लो, या मे बी अक्टूबर मिड तक का एक टारगेट बना लो। सो देयरफॉर दैट वे इफ यू टारगेट, देन व्हाट इज योर टारगेट? इट इज एक्चुअली 1 चैप्टर पर वीक। कोई अगर थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो मे बी 2 चैप्टर कर लो, सॉरी 2 वीक पर चैप्टर कर लो, ठीक है ना, तो 1 चैप्टर पर वीक। एंड फॉर बिगर चैप्टर्स maybe you can have 1 chapter in 2 weeks। तो ये एक अप्रोक्सीमेट रिवीजन शेड्यूल बनाया जा सकता है फॉर 11 एंड दैट वुड बी अ गुड रिवीजन शेड्यूल एक्चुअली, ठीक है। तो 14 चैप्टर्स आर देयर फॉर 11 और उन 14 चैप्टर्स को निपटाने का ये एक अच्छा मेथड होता है, ठीक है ना। आर्यन तो आस्क कि हमारे सिलेबस अप्रोक्सीमेटली कब तक खत्म हो जाएंगे। वेल मेरा एस्टिमेट है कि सिलेबस हम लोग का जो है खत्म हो जाएगा इधर सितंबर एंड और अक्टूबर मिड। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों का सिलेबस सितंबर एंड तक लगभग खत्म, ठीक है ना। सो लाइक वी स्टिल हैव जुलाई, वी स्टिल हैव अगस्त एंड वी स्टिल हैव सितंबर, तो सितंबर एंड तक 12th खत्म हो। And after that we will also start revision of our own, that is in the class, I mean, ठीक है ना, so that is also there, but why should you wait? I mean, हम लोग उस समय पता क्या करेंगे कि ये जो तुमने ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया ना, तो इस प्रोसेस में करते करते देखना you will detect, and I'm sure you will do that, you will be able to detect some chapters in which you have some difficulties। तो हम क्या करेंगे, सितंबर जब एंड में हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, we will start 11th revision after that for classes। I mean, उस समय जो है ना जो तुम लोगों के प्रॉब्लम चैप्टर्स थे या कुछ व्हाटएवर इश्यूज थे, I mean, उसके ऊपर हम लोग स्पेसिफिक क्लासेस करेंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग वन फुल रिवीजन। विल टेक अप स्पेसिफिक टॉपिक्स, विल टेक अप स्पेसिफिक चैप्टर्स, या जो भी बताओगे कि उस समय ये चीजें करना है, तो दैट वुड बी अ गुड वे ऑफ रिवीजन। पहले एक राउंड तुम लोग खुद अपना कर लो पूरा सितंबर एंड तक, ठीक है ना, एंड देन we start our revision based on whatever problem areas that cropped up during your own revision of class 11। तो क्लास 11 का रिवाइज करने में आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल। प्लस क्या है ना कि इसमें अगर मान लो कोई चैप्टर ज्यादा टफ लग रहा है, यू कैन स्किप दैट आल्सो। मान लो कोई चैप्टर काफी दिन हो गया याद नहीं आ रहा है, जो भी है, यू कैन स्किप दैट। क्यों? क्योंकि देन वी कैन पुट इट समवेयर आफ्टर दिस एंटायर सीक्वेंस। एक आध चैप्टर छोड़ दो, उसके बाद सीक्वेंस में हम पकड़ लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ हैंडलिंग इट। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग प्रोएक्टिवली अब 11th का रिवीजन करो। इनफैक्ट आई एम श्योर 1-2 जने ने या 2-4 जने ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। अगर कर चुके हो तो इन दैट केस आई एम श्योर 2-3 चैप्टर्स हो चुके हैं। सो देयरफॉर योर टारगेट विल बी एक्चुअली व्हाट, लेसर इन दिस केस, है ना। तो तुम लोगों का टारगेट तो फिर और कम हो जाएंगे, है या नहीं। तो दैट्स ऑल, ठीक है। सो दैट वुड बी अ गुड revision schedule that you can build for yourself। I hope you do it urgently and immediately so that 11 starts progressing right, ठीक है। that was some kind of evaluation। तो याद रखना ये वाला चीज जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वीकेंड पे ये वाला चीज अब रिस्टार्ट करो, उससे तुमको खुद भी आइडिया लगेगा कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, and you will also be able to track yourself whether your pace is sufficiently taking you towards your
गोल और नॉट, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। चलो well, that was a big discussion or a small discussion on what could be an ideal way of revising your syllabus so that it would give you good dividends, है ना? Let's proceed from where we left last class, and that is Earth's magnetism. ये थोड़ा सा theoretical topic है, as you know, ठीक है ना? इसमें कोई बहुत ज्यादा numerical part नहीं है, but फिर भी है थोड़ा सा. ये Earth का magnetism हो गया, ये हो गया geographic axis, we know that, है ना? So this is a geographic axis, and this is a magnetic axis, roughly. तो कल हमने बात किए थे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, और उसके ऊपर हमने डिस्कशन किए थे कुछ, है ना? तो एक चीज मैं दोबारा रिमाइंडर दूंगा इज दैट जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन पे ही लाई करें. सो एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन will lie on magnetic meridien. स्टार्ट तो नॉर्थ पोल से होगा, यहां से, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ से, बट एंड होगा वहीं. तो देयरफॉर ये हो गया मार मैग्नेट, नॉर्थ से स्टार्ट करके ऐसे करके. तो मैंने दो चीजें बताया था, एक है कि उसका एंगल, है ना, एंड दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. तो अगर मैं किसी भी जगह पे हूं तो इन दैट केस वहां पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूं सब कुछ, तो इसको मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इनको ज्वाइन करो, तो दैट बिकम्स अ मैग्नेटिक प्लेन, so that will become the magnetic meridian. और उसी पॉइंट को इसके साथ और इसके साथ ज्वाइन करो तो इट बिकम्स another plane that is called as the geographic meridian. और इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है that will be called as angle of declination. यानी एंगल ऑफ declination क्या होगा? It is the angle between geographic meridian and magnetic meridian. ठीक है? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ज्योग्राफिक मेरिडियन से देखो मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हम लोग इस कंटेक्स्ट में इसको एज ए कंटेक्स्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हिसाब किताब हम लोग करते हैं ना, वो या जो भी ओरिएंटेशन हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ ही करते हैं. तो देयरफॉर वी हैव केप्ट दैट आल्सो इनटू द लूप व्हाइल डिस्कसिंग मैग्नेटिज्म. ठीक है ना? क्योंकि याद रखना मैग्नेटिज्म का जो पहला यूटिलिटी था वो था ज्योग्राफिक लोकेशंस तक सही ढंग से पहुंचने का तरीका. इनफैक्ट चाइनीज शिप्स यूज्ड टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड एट वन टाइम by keeping this a secret for more than 1,000 years, कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचा जाए. उसके पहले it used to take very experienced sailors to understand how to reach between continents. बहुत experienced sailors ही कर पाते थे, अदरवाइज क्या होता गलत सलत पहुंच जाते थे. जैसे वो पता होगा ना कि कोलंबस went started to find India a new route and reached America. ऐसे ही हुआ था हिस्टोरिकली. क्यों? उनको पता ही नहीं चला डायरेक्शन. जबकि चाइनीज बड़े एक्यूरेटली डायरेक्शन को वो करके बिटवीन कंटिनेंट से ट्रैवल करते थे. तो दैट वाज सम काइंड ऑफ मैजिक. वो मैजिक कुछ नहीं था, मैग्नेट के हिसाब से करते. नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो. प्रॉब्लम ये था कि देखो, मान लो तुम अगर समुद्र में पहुंच जाओ ना बीच में, तो चारों तरफ पानी, तो यू एक्चुअली नेवर नो व्हिच डायरेक्शन टू गो. एवरी डायरेक्शन सीम द सेम. समझे ना? अच्छा, सन के हिसाब से थोड़ा बहुत डायरेक्शन का अंदाजा लगाया जाता, बट उसमें अगर 2-4 डिग्री का भी एरर हो जाए, 5-6 डिग्री का, when you travel 1,000 kilometers you see that you are way off target. होता है नहीं? तो that was the problem. लेकिन ये प्रॉब्लम चाइनीज को ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता था because of magnet. So they used to hang the magnet. So even if due to winds and all, the ship would go a little here and there in direction, तो मैग्नेट को देख के दोबारा अपने शिप को ओरिएंटेशन ठीक से कर पाते. So that was something that they used to use as an advantage. ठीक है ना? चलो, तो that's about geographic meridian and magnetic. अब मैं बात करूंगा
कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो ये इस एंगल पे है और जगह पे और एंगल पे भी होगा। ये देखो यहाँ वाला देखो कैसे एंगल, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर यहाँ पे देखते हो तो ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और वो 90 डिग्री, ये नॉर्थ पोल के ठीक पास। ऐसे ही साउथ पोल के पास में भी ऐसे ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री। तो देयरफॉर if I let's say make a round from here to here, you will see that the magnetic field starts at 90 degree, then the angle decreases, further decreases, further decreases. In fact, there will be a region called as magnetic equator. ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। अच्छा, मैग्नेटिक इक्वेटर खासियत क्या है? एट मैग्नेटिक इक्वेटर the magnetic field lines are parallel to the ground. Yani at magnetic equator the magnetic field lines will be parallel to the ground. ठीक है, that is the speciality. ये देखो magnetic field parallel to the ground. ठीक है, that's how it is. Fine. चल, तो बाकी जगह पे देखो कुछ ना कुछ एंगल है। तो द एंगल made by magnetic field with respect to horizontal is called angle of tip. एक और नाम भी है इसका, दैट इज इंक्लिनेशन। तो अगर मैं इसको दिखाता हूं तो कैसे दिखाऊंगा? ये देखो, ये हो गया वो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। एंड लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर या तो नीचे होंगे, तो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ P, तो कुछ एंगल होगा, है ना, डेल्टा। सो दैट डेल्टा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन। तो क्या होगा? तो देखो अगर ये P है तो देखो ये क्या होगा, P cos डेल्टा, और ये क्या हो जाएगा, P। These are the two components of it. तो components क्या क्या हो गया? B cos डेल्टा एंड B sin डेल्टा। तो इसको हम लोग बोलते हैं BH और इसको बोलेंगे एज BV। तो BV क्या होगा? B sin डेल्टा, और BH क्या होगा? B cos डेल्टा। ठीक है, which obviously means that B will be equal to under root of BH square plus BV square, है ना। यानी B will be equal to BH square plus BV square, वो तो देख के पता चल रहा है रिजल्टेंट। अब देखो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ टिप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू एंगल ऑफ टिप, ऑल्सो कॉल्ड ट्रू टिप, है ना। ये जो एंगल ऑफ टिप है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू टिप एंगल। नाउ यू माइट से ये ट्रू और अनट्रू कहां से आ गया, है ना। ये ट्रू और अनट्रू कहां से आ गया? एक्चुअली देखो पता क्या होता है, पता क्या होता है, suppose what I do is that I juxtapose this magnetic meridian and the geographic meridian. So this is B, this BH, and let's say this is the geographic meridian and this is the magnetic meridian. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से सुनो। एक मैग्नेट को अगर मैं कहीं पे भी फ्रीली सस्पेंड करके रखता हूं तो पहली बात तो वो अपने आप को ओरिएंट करता है कैसे ना, अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट वो हॉरिजॉन्टल शायद नहीं होगा, वो शायद एंगल पे होगा। एंगल नीचे भी हो सकता है, एंगल ऊपर भी हो सकता है। तो दैट इज द एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, हो गया। लेकिन मैं क्या करता हूं, वो जो बार मैग्नेट मैंने सस्पेंड करके रखा है, सो दैट्स लेट्स से लाइक दिस, मैं क्या करता हूं, इसको हल्का सा ऐसे टोकते हुए, ऐसे करते 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 मैं इसको ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं, लेट्स से इन द ज्योग्राफिक मेरिडियन। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती तो तुम जैसे मर्जी कर लो, ये जबरदस्ती तो कुछ भी कर। मैंने क्या किया, फ्रीली सस्पेंड है, यहाँ पे मान लो कोई धागा वागा कुछ लगा के फ्रीली सस्पेंड किया और उसको ऐसे टोकते टोकते हल्का 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 हल्का
मतलब डोंट मेक इट फोर्सिबली, जस्ट लाइटली लाइक दिस, और ऐसे, यानी मैंने इसका ओरिएंटेशन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन से ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन पे कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा देखना, उसका जो एंगल ऑफ डिप है वो बदल जाएगा, देखना है ये बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, है ना, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप देन, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो टुवर्ड द सेंटर, वो तो सेम ही होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा ना, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी कंपोनेंट तो BH डैश, वो कैसे होगा ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो अगर मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, सो थीटा इज सपोज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। याद आ रहा ना, डिक्लिनेशन का मतलब क्या, कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो जो BV है वो तो दोनों के लिए कॉमन है, तो वो तो BV हो गया, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में भी वही है और ज्योग्राफिक मेरिडियन में भी वही है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको मैंने क्या क्या कंपोनेंट कर दिया अलोंग द ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो वो गया BH डैश। तो BH डैश कितना होगा, ऑब्वियस BH का cos थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है ना दोनों के बीच का मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन का, वो था एंगल थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये हमने कल करा था। तो देखो BH डैश कितना हो जाएगा, BH डैश विल बी इक्वल टू B cos थीटा, ठीक है। सो मैं आज की ये अर्थ में B कहां पे होगा, वेल अर्थ में B एक्चुअली ना दो अलग अलग जगह पे होगा। अगर तुम इस हेमिस्फीयर में हो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और अगर इस हेमिस्फीयर में हो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ड्रॉ किया, ये ऊपर भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है जहां जैसे हम, लेकिन अगर ऊपर भी होगा तो भी क्या होगा ना, ये BV का डायरेक्शन बदल के बाहर हो जाएगा, बट BH तो वही होगा, इसलिए मैथमेटिक्स नहीं बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली दोनों हेमिस्फीयर में अलग अलग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाता है और फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंट्री करता है, तो दोनों हेमिस्फीयर में अलग अलग हिसाब है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। So therefore angle made by the angle magnetic field with respect to horizontal BH cos theta B cos delta होता है, लेकिन मैंने उसका भी कंपोनेंट कर दिया तो ये B cos theta होता है, और अदर BH cos theta, सॉरी, लेकिन BH क्या है, BH तो है B cos delta, है ना, यानी हो गया इक्वल टू B cos delta cos theta। यानी अब अगर मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन को बनाऊंगा, ठीक है ना, अब अगर मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन पे देखूंगा तो क्या है, दिस इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन, उस पे ये आ चुका है B cos delta cos theta, और BV तो मालूम ही है, दैट इज इक्वल टू B sin theta sin delta, ये हो गया B sin delta। तो उस प्लेन पे अगर डिप देखते हो, ठीक है ना, दैट इज द डेल्टा डैश, दैट इज द न्यू एंगल ऑफ डिप इन द ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो कई बार इसको स्यूडो डिप भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्यूडो डिप, दैट इज डेल्टा डैश। वो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर थोड़ा सा फ्रंट पे लेके आओगे, ये तो थोड़ा सा तिरछा डायग्राम है ना, तो इसको फ्रंट पे लेके आओगे तो ये सिचुएशन ऐसे हो जाएगी, ये हो गया B cos डेल्टा cos थीटा, और हो गया B sin डेल्टा, देख लो, ठीक है, एंड ये हो गया डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश कितना हो जाएगा, है ना, सो दैट्स द क्वेश्चन। तो tan डेल्टा डैश हो जाएगा इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी B sin डेल्टा बाय B cos डेल्टा cos थीटा। तो sin डेल्टा बाय cos डेल्टा इज व्हाट, tan डेल्टा, यानी tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा cos थीटा। देख लो, ठीक है, ये आंसर है।
So this is now the pseudo dip. This delta dash will now be called as pseudo dip. तो ट्रू डिप तो वही डेल्टा ही है, पर हमने अगर उसको मोड़ दिया तो इन दैट केस उसके एंगल ऑफ डिप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, and that change we are incorporating by using this true and pseudo angle of dip in this manner. अब देखो, ठीक है, please have a look. Okay, now let's continue. अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सुनो अच्छे से. सपोज मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कि ये है सपोज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैं दो प्लेन्स ले रहा हूँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है. तो आई हैव टेकन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, जिसमें से एक में है डेल्टा 1 और एक में है डेल्टा 2. ये हो गया उन दोनों प्लेन्स पे स्यूडो डिप, ठीक है. तो ये हो गया स्यूडो डिप ऑफ दोस टू प्लेन्स, यानी स्यूडो डिप इन दीज टू प्लेन्स. ओके, और वहां पे डेल्टा है ट्रू डिप, ये दिया हुआ ट्रू डिप is given as delta. So to find out cot square, oh sorry, ये cos theta नहीं होगा, ये sec theta, ये नीचे है ना, ये थोड़ा करेक्शन कर लो जरा. sin delta by cos delta तो चलो tan delta हो गया, ये 1 upon cos theta तो sec theta हो, है ना, मैंने गलती से cos theta लिखा. चलो, तो find out cot square delta 1 plus cot square delta 2. फाइंड आउट करो, जल्दी करो. फाइंड आउट cot square delta 1 plus cot square delta 2. quickly find. ठीक है, फाइंड आउट cot square delta 1 plus cot square delta 2. Okay, Aryantan Som has given the correct answer. यानी इस चीज को ना याद ही रख लो कि अगर मान लो ट्रू डीप होता है डेल्टा, और अगर मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में अगर मैं स्यूडो डिप डेल्टा 1 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालता हूं, in that case cot square delta 1 plus cot square delta 2 will be equal to cot square delta. यही होगा, ठीक है ना. कैसे आ रहा है ना, वेरी सिंपल. cot square delta 1 plus cot square delta 2. देखो ये tan delta dash का रिलेशन, तो cot delta dash कितना हो जाएगा, cot delta dash हो जाएगा cot delta into ये sec theta, ये हो जाएगा cos theta, है ना. तो क्या हो जाएगा ना, cot delta cos theta का होल स्क्वायर प्लस cot delta cos that's it. है ना. तो ऐसे में क्या हो गया फिर, so simple now, है ना, we can easily get the value from this. तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा. तो अगर मैं cot स्क्वायर डेल्टा कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू cot स्क्वायर. ये याद रख लो कि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे अगर स्यूडो डिप निकालते हो डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इन दैट केस उनके cot स्क्वायर का जो समेशन होगा
वो ट्रू डिप के कॉट स्क्वायर के समेशन के बराबर के वैल्यू के बराबर। ठीक है, हाँ तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अरियंत कि अगर मान लो म्यूचुअली पर्टिकुलर कहीं और हो जाता है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट विल बी द सेम है ना, इट विल द सेम। तो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। ठीक है, देख लो। ओके, चलो, दैट वाज अबाउट योर अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि जी एडवांस में तो है नहीं, बट जी मेंस के रिलेवेंट है, तो हमने सोचा कि डिस्कस तो कर लेना चाहिए, है ना। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। Now let's look at different aspect of it. Now we will talk about two parallel wires, two infinite parallel wires carrying currents I1, I2 and distance is equal to suppose R. ठीक है, question is find out force per unit length acting between the two. ये काफी आसान कंसेप्ट है, कोई ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या होगा, देखो I1 करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो ऐसे बनेगा, और इधर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, और R डिस्टेंस दूर है तो I1 की वजह से ये बनेगा नॉट I 1 by 2 pi R. So the magnetic field due to this wire at this point will be mu naught I1 by 2 pi R. तो अगर मैं इसमें से एक L लेंथ ले लेता हूँ, so then the force will be B I तो अब इसका लेंगे क्योंकि इस करंट वाले वायर पे फोर्स चाहिए, तो I2 into L यानी B I L आ गया फोर्स। तो what is the force per unit length is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi R. ठीक है, interestingly, you know what, this concept is used to define 1 ampere. तो हम लोग 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं मालूम है, तो 1 एम्पियर इज द करंट which when passed through two parallel infinite wires, okay, lead to a force per unit length of when यानी देखो 1 एम्पियर का डेफिनेशन कैसे दे दिया गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ गया ना, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi R। तो सेपरेशन 1 मीटर कर लो तो ये 1 हो गया, करंट सेम रख लो 1 एम्पियर तो 1 हो गया, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आना चाहिए फिर म्यू नॉट by 2 pi, बाकी तो सब 1 1 कर। तो दैट्स हाउ वी हैव डिफाइंड 1 एम्पियर। देखो प्रॉब्लम पता है, समझो इज दैट 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करें इन टर्म्स ऑफ वेरी बेसिक क्वांटिटीज, तो हम लोगों ने फोर्स के टर्म्स में किया है। दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड 1 एम्पियर। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, so that was about your earth's magnetism and the definition of 1 ampere based on two parallel wires.
ठीक है, अब हम लोग कुछ थोड़े से एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर वन इज that let us say there is a wire, a circular wire carrying current I. ठीक है, and there is a dot magnetic B. ठीक है, ये जो वायर है इसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये तो कैपिटल आर है, ये करंट आई है, और इसका जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसका क्रॉस सेक्शन में कट करोगे तो उसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ये गिवन है, और इसका यंग्स मॉडुलस ये गिवन है y. दिस इज द यंग्स मॉडुलस. ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर. क्वेश्चन इज फाइंड द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर. Now find the small change in radius of wire. Yeah, go ahead. एक्चुअली सबने ना थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके फिर आंसर दिए, भाई इट्स डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट, इसलिए काम को एक बार दोबारा आंसर भेज दो फटाफट, जस्ट बाय, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड आउट द चेंज इन द रेडियस ऑफ द वायर. लाइक ये जो वायर का रेडियस है ना कैपिटल आर, दैट इज गोइंग टू चेंज. चेंज मींस आइदर इट विल गोइंग टू इंक्रीज और इट इज गोइंग टू डिक्रीज. तो वो इंक्रीज और डिक्रीज का वैल्यू देना, मे बी जस्ट री आंसर इट एंड गिव इट. चलो एनीवे, नाउ लेट मी स्टार्ट. एक्चुअली पता है इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है जरा समझो. अगर मैं छोटा सा एक सेक्शन लेता हूँ कहीं पे भी, जैसे मान लो यहाँ पे ले लो, तो इस सेक्शन पे क्या हो रहा है, ना करंट इधर है, तो आई डी एल क्रॉस बी इज द फोर्स. तो फोर्स कैसे आ रहा है, आई डी एल क्रॉस बी, बी इज लाइक डॉट आउटवर्ड्स, तो डी एल क्रॉस बी आउटवर्ड्स, डी एल क्रॉस बी आउटवर्ड्स, यानी इस पूरे वायर पे एक आउटवर्ड फोर्स क्रिएट हो रहा है डायमेट्रिकली. तो ऐसे में क्या हो रहा है, बेसिकली ऐसे हो रहा है चारों तरफ से. तो ऐसे में क्या होगा, ये जो वायर है ये स्लाइटली खिंच जाएगा, यानी रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, है ना. चलो, तो लाइक लेट्स टेक अ स्मॉल सेक्शन as we do of angle d theta. अगर ऐसे में लेता हूँ d theta एंगल का, तो लाइक इट कुड बिकम समवॉट लाइक दिस.
एक आउटवर्ड फोर्स आएगा BIL, दिस BIRD थीटा, ये। और क्या, अगर मैं मिड पॉइंट पे एक वो ड्रॉ कर दूं तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया और ये ऐसे आ गया, तो ये फोर्स आ गया और ऐसे आ गया, तो ये फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू दिस एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये भी परपेंडिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन, तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, अगर ये एंगल मान लो डी थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, डी थीटा बाई 2, तो ये एफ है और ये हो गया डी थीटा, तो यानी ये जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एफ कॉस डी थीटा बाई 2। लेकिन ये वाला एफ कॉस डी थीटा बाई 2 इधर भी होगा, तो ये दोनों तो टेंजेंशियल हो गए, कैंसिल कर। लेकिन ये जो दो है ये रेडियली इनवर्स। तो अंदर की तरफ कितना होगा, 2f साइन यानी ये अंदर की तरफ फोर्स है, यानी 2f साइन डी थीटा बाई 2, और यही जो है इन दोनों को बैलेंस करेंगे, है ना, बैलेंस है। तो देयरफॉर जब ये फोर्स डेवलप तो वो कितना हो जाएगा ना, इक्वल टू बी आई आर डी थीटा। अब साइन डी थीटा बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई 2, यानी अब हो जाएगा 2f डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बी आई आर डी थीटा। तो डी थीटा कैंसिल, टू कैंसिल, इससे फोर्स आ गया। अब देखो इससे स्ट्रेस भी आ जाएगा, स्ट्रेस क्या होगा, एफ बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा आर बाई आर। क्यों, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रेन ये नहीं है, एक्चुअली स्ट्रेन मतलब ये सॉल्व हो क्या रहा है, एक्चुअली स्ट्रेन क्या होगा, एक्चुअली स्ट्रेन होगा ये 2 पाई आर प्लस डेल्टा आर माइनस 2 पाई आर बाई दिस एक्चुअल स्ट्रेन। एक्चुअल स्ट्रेन क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, तो 2 पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो डेल्टा यू नो 2 पाई आर कैंसिल, तो डेल्टा आर बाई आर, देखना 2 पाई कैंसिल, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई। वो चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अब हमें पता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस। सो देयरफॉर डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, यानी डेल्टा आर क्या हो गया, सिग्मा आर बाय वाई। दैट्स इट। तो सिग्मा तो निकल चुका है ना, एफ बाय पाई आर स्क्वायर, और एफ क्या है, बी आई आर बाय, ये देखिए, है ना। So therefore finally you are getting what, sigma r by y, and that is equal to sigma of b I r by square by y by r square by, ये आंसर है। ठीक है आर्यन, यू आर राइट। हाँ वो 2 कैंसिल हो जाते हैं, ये वाला 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए 2 नहीं आएगा, बाकी तो सब सही है। ठीक, इट्स ऑल राइट। फाइन, चलो, so that was about your force developed on this wire, and also the
strain developed in the wire, and then from strain we went on to find out the change in the radius of this wire. बिल्कुल सही, ठीक. That was a little bit of practice on. अच्छा, इसके बाद आता है द कंसेप्ट ऑफ बार मैग्नेट. लेकिन बार मैग्नेट ना तुम लोग सब जानते हो कैसे. एक्चुअली बार मैग्नेट इज जस्ट a replication or you can say duplication of what we have already read in electric dipole. याद करके तो electrostatics. तो बार मैग्नेट में क्या होता है, this is what is a bar magnet. This L in the bar magnet is supposed to be the geometrical length of the bar magnet. ठीक है, so this is the geometrical length. लेकिन अगर बार मैग्नेट का तुम एक्चुअल पोल्स देखोगे ना, लाइक वी आर स्टार्टिंग नाउ व्हाट इज कॉल्ड ऑफ बार मैग्नेट. ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर तुम डिटेक्ट करोगे ना, देखना थोड़ा अंतर. ये नॉर्थ पोल हो गया लेट्स से, और ये हो गया साउथ. नाउ हाउ डू वी नो व्हिच वन इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? तो उसका आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंट्री. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई कटा कटा वायर नहीं होगा, कटा कटा लाइंस नहीं होगा. वो एक्चुअली होगा ना नॉर्थ से निकल के फिर साउथ आएंगे, फिर उधर वाला भी नॉर्थ से साउथ आएंगे. तो आई जस्ट ड्रॉन अ पार्ट ऑफ इट. ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस लाइंस, उसमें कोई ब्रेक नहीं. ठीक है ना. तो दिस इज ज्योमेट्रिकल लेंथ, बट एक्चुअल जो मैग्नेटिक लेंथ होगा ना वो ये है, स्मॉल एल. तो स्मॉल एल इज एक्चुअली द मैग्नेटिक लेंथ. ठीक है, तो स्मॉल एल इज द मैग्नेटिक लेंथ, and that small l is approximately equal to 85%, 0.85. ठीक है, तो स्मॉल l is equal to 0.85 times capital. देखिए, यानी 85% of the geometrical length. तो यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा अंदर होता है. Now why is it important? That's because we have what is called as M and N. So M is called as pole strength. ठीक है. अच्छा, अब मैं एक चीज और याद दिलाऊंगा, इज दैट याद करके देखो, डाइपोल में हम लोगों ने सारी डायमेंशंस को 2L लिखा था, है ना. अब हम इसको भी ऐसे ही करें. तो द ज्योमेट्रिकल लेंथ आई एम गोइंग टू कॉल एज 2 times capital L and this I am going to call as 2 times small l. रीजन वही है, टू अवॉइड फ्रैक्शंस. नहीं तो क्या होगा ना, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर करते हैं सारे डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ द मैग्नेट से करेंगे. तो अगर इसको L रखोगे तो L/2 हो जाएगा मैग्नेट का पोल का और सेंटर से डिस्टेंस. तो अगर मैं इसको 2L लिखता हूँ तो L हो जाता है. दैट्स द एडवांटेज है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसको लिख देंगे 2 times capital L, और जो इसका मैग्नेटिक लेंथ है उसको हम लिख देंगे 2 times small. रिलेशन तो वही है, स्मॉल l इज इक्वल टू, यानी अभी हो जाएगा 2 times small और ये हो गया 2 times capital. ठीक है. Now why are we doing it? Because we want to develop exactly analogous to what we've done in an electric dipole. तो जैसे इसका होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है एक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है, called as magnetic dipole moment. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है ना, M, that is equal to M into 2L. ठीक है, प्लीज चेक. M into, that is small m into 2L. सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था, Q into 2L, है ना. इसमें हो गया स्मॉल m into 2L. बस इतना ही डिफरेंस. इसके बाद क्या है ना, देखो ये लाइन हो जाएगा एक्सियल लाइन, लाइक दिस इज अ मैग्नेट. देखो सब कार्बन कॉपी है, सब कॉपी है एकदम. ये हो जाएगा एक्सियल लाइन,
So this is the axial line and this is the equatorial. ठीक है, एक्सियल लाइन और जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल। भाई अब देखो वही चीज है, दोबारा आएगा। अगर मान लो m पोल स्ट्रेंथ के वैसे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जैसे जैसे q चार्ज के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, kq/r²। सिमिलरली m पोल स्ट्रेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है k की जगह μ0/4π, है ना, m/r², यानी सेम ही आ रहा है। देख लो हर चीज सेम ही, यानी हम सिर्फ क्या करेंगे, k के जगह μ0/4π कर देंगे, q के जगह चार्ज के जगह होल स्ट्रेंथ हो गया m, और जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ये। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो मुझे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। बस मैं थोड़ा सा कर देता हूं, यू विल सून रियलाइज कि सब कुछ तो सेम है, तो देयरफॉर वी विल जस्ट गो ऑन राइटिंग द फार्मूला एंड स्किप द रेस्ट। क्यों, सब तो सेम ही है, तो क्या करना। तो ये हो गया सपोज x डिस्टेंस, ये l है, ये l है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस है। ठीक है, देख लो, यानी ये हो गया x माइनस एल और ये हो गया x प्लस एल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस m वाले के वजह से बनेगा, नॉर्थ वाले के वजह से, और इस साउथ वाले के, तो नॉर्थ वाले के वजह से ऐसे बनेगा, साउथ वाले के वजह से ऐसे बनेगा। अच्छा, नॉर्थ वाले का ज्यादा इसलिए क्योंकि वो नियर बाई है, और साउथ वाले का कम इसलिए क्योंकि थोड़ा दूर है। तो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी μ0/4π, कॉमन ले लो, m/x माइनस एल होल स्क्वायर माइनस m/x प्लस एल होल स्क्वायर। सो सिंपल। अल्टीमेटली कितना हो जाएगा फिर, μ0/4π, है ना, m तो कॉमन आ गया, इनटू x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस एल होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल होल स्क्वायर। देखो ठीक है, देख लो अच्छे से। तो ये तो वही आ गया, क्या आएगा 4xl, है ना, यानी ये बन जाएगा μ0m इंटू 4xl बाय, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, μ0 इंटू 2ml इंटू x बाय। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया, वो है साउथ टू नॉर्थ, और कितना, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। जैसे वहां पे हम लोग चार्ज इनटू सेपरेशन करते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, यानी यही तो है ना। तो यानी अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वेक्टर फॉर्म में वो हो जाएगा 4π भी होगा, ठीक है ना, 2 इंटू, या एक काम करो μ0/4π अलग से लिखो, 2 इंटू mx बाय। एक चीज नोट किया होगा कि सब कुछ लगभग सिमिलर और रिपीट हो रहा है या नहीं, सब कुछ लगभग रिपीट हो रहा है।
So therefore, magnetic field B is equal to V naught by 4 pi. ये हो गया for short magnetic dipole. है ना? तो शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होगा? V naught by 4 pi और ये हो जाएगा x4, एक x कैंसिल, देख लो. What am I getting out of it? What I'm getting is that very clearly is that कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो ये फॉर्म. और अगर शॉर्ट मैग्नेट लेते हो तो वही, यानी जरा याद करके देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे नहीं हुआ. इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था? ये इसके जगह के आता था, इसके जगह पी आता था, डाइपोल मोमेंट पी, और ये तो एज इट इज और एक्सपोनेंस. और जब छोटे डाइपोल हो जाते थे तो E is used to be equal to K, sorry 2kp by x cube. सब कुछ सिमिलर है. Therefore we will not venture into finding out the other things. हम अब सीधे फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है ना? I think that makes sense. तो फॉर्मूला क्या हो गया? P ये हो गया एक्सियल, P इक्वेटोरियल क्या होगा? V naught by 4 pi minus m by and for short magnet क्या हो जाएगा? P is equal to V naught by 4 pi minus m by, बस फर्क है कि 2m by x क्यूब होता है या माइनस m by x, इसमें माइनस आएगा, याद है ना? उल्टे डायरेक्शन में होता है एंड सो ऑन. देखो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर. देखिए सब कुछ चीजें जो है ना बिल्कुल सिमिलर सिमिलर, कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं, एज यू कैन सी आउट हियर. ठीक है? माइनस ऑफ m by x क्यूब इज व्हाट आई एम गेटिंग फाइनली. यानी सब कुछ तो सिमिलर ही है. तो मैं एक काम करता हूँ, फिर टॉर्क का एक्सप्रेशन भी वही लिख देता हूँ, है ना? आई थिंक वी शुड राइट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क आल्सो इन द सेम वे. तो टॉर्क का क्या होगा, है ना? तो टॉर्क विल बी व्हाट? m cross p. So this is torque on magnet, ठीक है ना, placed in a uniform magnetic field. Have a look. यानी what you are discovering is that सब कुछ सिमिलर सिमिलर है. तो इसका क्या अलग से बताएं? और not only that, what about potential energy? Minus this is the potential energy for a magnetic dipole, placed in a uniform magnetic field. This is potential energy. This is the potential energy. ठीक है? एंड ऑल दोस थिंग्स. तो जो टॉर्क का ग्राफ है ना, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, फिर इक्विलिब्रियम, है ना? तो वी इफ यू रिमेंबर द टॉर्क ग्राफ विल बी लाइक दिस. टॉर्क तो sin थीटा वाला होगा, टॉर्क वर्सेस थीटा विल बी लाइक दिस. और पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगा? u वर्सेस थीटा. ये हो गया 360 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री.
things are very similar. I mean, as you can see, equilibrium कहाँ होगा? So equilibrium is at this 180 degree and 0 degree. तो इसमें टॉर्क ये देखो 0 and 180 degree. So equilibrium is at theta equal to 0 degree, comma 180. ठीक है ना? और इसमें भी हमें पता है स्टेबल और अनस्टेबल. सो लाइक वी नो एवरीथिंग ऑन दिस. तो 0 डिग्री पे क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम. और 180 डिग्री पे क्या होगा? So therefore, as I said, बार मैग्नेट का टॉपिक बिल्कुल डिटो कॉपी, कार्बन कॉपी है ऑफ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक. बस एक छोटा सा चीज है इस दैट sometimes in questions they will cut the bar magnet. If the bar magnet is cut, then what happens? If I cut the bar magnet, let's say like this, ऐसे एक बार मैग्नेट है, मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ. So let's say that is cut into 2 pieces. एक ऐसे और एक ऐसे. तो ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होगा. अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर m होगा तो एक एक का क्या होगा? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है तो एक एक का क्या होगा? यानी m/2. क्यों? एक्चुअली पता है इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखो मैग्नेटिक लेंथ उतना ही है, लेकिन ये जो पोल्स है ना, अगर इसका m होता है और इसका m होता है तो ये हो जाएगा m/2 और ये हो जाएगा m/2. तो देयरफॉर एक एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? m/2. तो अगर मान लो लेंथ के अलोंग स्लाइस करो तो एक एक का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आधा हो जाएगा. या अगर n टुकड़े में कट कर दोगे तो अकॉर्डिंगली. अगर तुम लेंथ के परपेंडिकुलर स्लाइस करो, है ना, तो भी देखना आधा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से आधा हो जाएगा. एंड दैट इज, अगर मान लो ऐसे कट करते हो, लाइक दिस इज m. अब मान लो मैंने यहां से कट कर दिया, इस बार मैंने यहां से कट किया, अब मैं यहां से कट कर, तो क्या हो जाएगा? Now you will have 2 pieces, one like this and the other is like this, something like this. इस बार क्या होगा? m will remain the same but the length will become half. तो ये l था, ये l हो गया, तो ये हो जाएगा अब l और ये हो जाएगा. यानी रिजल्ट इज दैट कि अगर मान लो एक मैग्नेट लेके तुम अलोंग द लेंथ स्लाइस करो या परपेंडिकुलर टू द लेंथ स्लाइस करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों में आधा आधा, m/2 फॉर ईच. इसमें भी यही. अब ये तो हो गया आधा करने पे, फिर 1/3 1/4, फिर स्लाइसिंग वाइसिंग. तो अपने आप we can find out the magnetic dipole moment of each piece if let's say several slicings are done, like this also slicing has been done, like this also slicing has been done. तो छोटे 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 टुकड़े निकलेंगे, उस एक टुकड़े का कितना आएगा? Now therefore it will become capital M by n1 n2. n1 n2 means number of slices अगर equally बनाओ n1 और अगर ऐसे बनाओ n2, so then capital M by n1 n2 will be the magnetic dipole moment of each. ठीक है ना? अगर मान लो n1 horizontal slices and let's say n2 vertical slices, then m dash will be equal to m upon m dash will be equal to m upon n1. ठीक है ना? m upon n1.
देख लो। चलो ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट, सो लाइक दीस आर थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर, आई मीन इसमें ऐसे कुछ नया नहीं था। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू दैट विल बी लिटिल मोर इंटरेस्टिंग आल्सो। ये तो वही रिपीट था, तो इसलिए ऐसे कुछ खास नहीं था, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टॉपिक का ही रिपीट था। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। चलो सो मैं आज की ये 0.85 वाला जो आप बताया, ये क्या हर मैग्नेट के लिए होगा? इट्स अ एम्पिरिकल फॉर्मूला, लाइक इफ दिस द ज्योमेट्रिकल लेंथ, इन दैट केस जो मैग्नेटिक लेंथ होगा वो 85% ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ होगा, ठीक है। दैट्स सम काइंड ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही बेटे, हैव अ गुड डे, विल स्टार्ट समथिंग न्यू टुमारो, फाइन, चलो बाय बाय।